नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इतिहास विषय से संबंधित है लेकर के आया हूँ। यह बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। आपको इसको बनाना है, इसके साथ साथ हम लोग डिस्कशन भी करेंगे और आंसर भी इसका देखा जाएगा। आप चाहें तो इसमें डिस्कशन को नोट भी कर सकते हैं या समझ सकते हैं। यह बीपीएससी के साथ साथ बिहार दरोगा की मेंस की जो परीक्षा है और बिहार एसएससी मेंस की जो परीक्षा है उसमें भी यह आप लोगों को काम देगा साथियों। चूँकि लॉकडाउन फिर बढ़ाया गया है, 3 तारीख से बढ़ रहा है और यह 17 तक जाएगा, तो घर पर रह कर के ही हम लोग कुछ अध्ययन कर लें। उसी में हम लोग कुछ नवजीवन कैंपस की तरफ से जितना बन पा रहा है साथियों, जितनी हम लोगों के पास संसाधन है उस हिसाब से आप लोगों के पास या आप लोगों को सहयोग देने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? ए गेहूं, बी चावल, सी जौ, डी बाजरा। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पर आंसर हम लोगों का हो जाएगा जौ। इसलिए कि नवपाषाण काल आप पढ़े होंगे, चाहे मेरा वीडियो देखे होंगे या कोई बुक आपके पास होगा, तो उसमें मेहरगढ़ एक स्थान है और मेहरगढ़ से ही सबसे पहले कृषि कार्य का साक्ष्य मिला है साथियों। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है, जहाँ से गेहूं और जौ का प्रमाण मिला था। चावल जो है वह बाद में मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में लोथल नामक एक जगह है, वहीं से चावल का पहला प्रमाण जो है वह मिला था। तो इसका आंसर हम लोगों का सी हो जाएगा, जौ। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं साथियों कि अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य थे, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, बुद्धकालीन एक शासक थे, बुद्ध के एक गुरु। ई जो है विकल्प सब में दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। हम 4 ही बोलेंगे आप लोगों को। तो हम लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था तो उस समय वह सबसे पहले वैशाली आए थे साथियों, और वैशाली में अलार कलाम के यहाँ वह रुके थे और उनसे सांख्य दर्शन के बारे में कुछ शिक्षा जो है ग्रहण किया था। इसीलिए अलार कलाम को भगवान बुद्ध का प्रथम गुरु माना जाता है। तो उस हिसाब से हम लोगों का आंसर हो जाएगा डी, बुद्ध के एक गुरु थे। दूसरा का 3 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 एवं 2 में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है साथियों। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित एक तरफ घटना है स्तंभ 1 में, स्तंभ 2 में जगह है। जैसे जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन, निधन, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी और कुशीनगर। तो हम आप सब लोग जानते हैं कि जन्म भगवान बुद्ध का जो है वह लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति जो है वह बोधगया में हुआ था। प्रथम प्रवचन भगवान बुद्ध ने सारनाथ में दिया था और निधन जो है वह कुशीनगर में हुआ था। तो यही हम लोगों का जो विकल्प हो जाएगा। और साथियों, इसके अनुसार जो है 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, जो मिलाया गया, तो यहाँ सी आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यह सी जो है वह हम लोगों का आंसर होगा साथियों।
अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखें। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वह है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था। साथियों, यहाँ दिया हुआ है वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि हड़प्पा सभ्यता की आकृति किस प्रकार की है, तो हड़प्पा सभ्यता की आकृति जो है त्रिभुजाकार है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो उसी तरह से यह क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्धचंद्र आकार का। तो यह आपको आंसर देना है। 5 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक का शिलालेख। तो साथियों, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है, लेकिन इसमें नगर प्रशासन का विस्तार पूर्वक उल्लेख नहीं किया गया है। नागरक शब्द का उल्लेख किया गया है, नागरक, कि नगर प्रशासन को देखने वाला अधिकारी जो था वह नागरक अधिकारी था। लेकिन विस्तार पूर्वक उल्लेख जो है वह इंडिका में किया गया है साथियों। तो इंडिका से बहुत सारा प्रश्न बन जाता है। जैसे इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। यह मेगास्थनीज जो थे वह सेलूकस निकेटर के राजदूत थे, जिनको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। इंडिका के अनुसार या मेगास्थनीज के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ता था, यह भी पूछा जाता है। इंडिका के अनुसार या मेगास्थनीज के अनुसार भारत का समाज जो था वह 7 भागों में विभाजित था। यह तो बीपीएससी में पूछ भी दिया है। इंडिका में ही नगर प्रशासन के बारे में विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है और यह बतलाया गया है कि 6 प्रकार का विभाग था, 6, और प्रत्येक विभाग में 5-5 अधिकारी होते थे और यही लोग मिल करके मौर्य नगर प्रशासन का देखभाल जो है करते थे। तो इस आधार पर हम लोगों का आंसर जो है वह सी हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। कौर को आप कौन पढ़िएगा, वह मिसप्रिंट है, न के बदले र आ गया है। अनारकली का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा, रबिया उद्दरानी का मकबरा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो साथियों, द्वितीय ताजमहल जो है रबिया दुरानी के मकबरा को कहा जाता है। या औरंगजेब ने अपनी पत्नी रबिया उद दुरानी के लिए औरंगाबाद में जिस मकबरे का निर्माण कराया था उसी को द्वितीय ताजमहल कहते हैं। तो एक क्वेश्चन यह हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि रबिया उद दौरानी के मकबरा को ताजमहल का फूहड़ नकल, फूहड़ का मतलब हो गया गंदा नकल भी कहा गया है। यह एनसीईआरटी में आपको लिखा हुआ है, मिल जाएगा। एतमादुद्दौला का मकबरा, इसका निर्माण नूरजहां ने कराया था। एतमादुद्दौला उसके पिता थे और आगरा में इसी इमारत में सबसे पहले पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग किया गया है साथियों। तो अगर यह परीक्षा में पूछ दे तो आप उसका आंसर दीजिएगा। हालांकि 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह सी होगा। अब आप 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था। शहनाई-ए-पील, मीर बख्शी, वजीर, स्वाहे निगार। तो यहाँ पर मीर बख्शी जो है आंसर हो जाएगा। यही मुगल सेना के प्रधान थे। केंद्र में मीर बख्शी कहा जाता था साथियों, और यही अधिकारी जब प्रांत में होता था तो केवल उसको बख्शी कहा जाता था। तो यही हम लोगों का आंसर है 7 नंबर क्वेश्चन का। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, जो
इस साइड में है, और निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो साथियों, प्रबुद्ध निरंकुश उसको कहते हैं जिसके राज्य में नियम कानून सबके लिए बराबर हो। तो उस हिसाब से यहाँ अकबर जो है वह आंसर आ रहा है। अकबर इसका आंसर हो जाएगा। बाबर हम लोग जानते हैं कि मुगल वंश के संस्थापक थे। 1526 में इन्होंने स्थापना किया था। इन्हीं के पुत्र थे हुमायूं, जो शेरशाह से पराजित हो गए थे, और अकबर के विपरीत औरंगजेब को माना गया है। यह कट्टर स्वभाव के शासक थे, लेकिन सभी के प्रति इन्होंने कट्टरपन का भाव नहीं दिखलाया था, ऐसा सतीश चंद्र के पुस्तक में लिखा गया है। और अकबर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष भी थे अकबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन आप देखें, प्रयाग प्रशस्ति में से किस एक से संबंधित है? महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। तो साथियों, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक का नाम है हरिसेन। कभी कभी लेखक भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक का नाम है हरिसेन, और इसमें समुद्रगुप्त के उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो आंसर हम लोगों का यहाँ डी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। यह प्रयाग प्रशस्ति जो है चंपू शैली में लिखा गया है। साथियों, चंपू शैली उसको कहते हैं जिसमें गद्य एवं पद दोनों का प्रयोग किया गया हो। तो डी यहाँ आंसर हो जाएगा। महापद्मनंद के बारे में आप जानते होंगे कि नंद वंश के यह संस्थापक थे। एक राट की उपाधि इन्होंने धारण किया था। कुमारगुप्त प्रथम से बीपीएससी में यही पूछा जा सकता है कि नालंदा महाविहार का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अभी हम लोगों ने देखा है। अब 10 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध, नालंदा। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग जान लें कि तक्षशिला महाविहार या विश्वविद्यालय विश्व की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना राजा तक्ष ने किया था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था, और नालंदा महाविहार या विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, और इसी में ह्वेन सांग ने अध्ययन किया था। साथी, ह्वेन सांग से 1-2 क्वेश्चन और बनता है। यह किसके समय में भारत आया था? तो ह्वेन सांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, और इसी के सम्मान में हर्षवर्धन ने 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया था। ह्वेन सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। ह्वेन सांग को वर्तमान का शाक्य मुनि भी कहा गया है। ह्वेन सांग को नीति का पंडित भी कहा गया है, और ह्वेन सांग ने की नामक ग्रंथ की रचना किया था। साथियों, तो यही है। अब 11 नंबर क्वेश्चन सुमेल करने के लिए दिया गया। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नालंदा, सारनाथ, सांची, कोणार्क, अशोक स्तंभ, विश्वविद्यालय, सूर्य मंदिर और स्तूप। तो साथियों, यहाँ अगर हम लोग मिलान करें इसका सुमेल का, तो नालंदा अभी हम लोग चर्चा किए, विश्वविद्यालय, सारनाथ अशोक का स्तंभ, सांची स्तूप, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो यही हम लोगों का निकल करके सामने आ रहा है। ए का 2, तो यहाँ ए का 2 है, इसलिए आंसर जो है हम लोगों का बी हो जाएगा। यही हम लोगों का आंसर जो है वो हो जाएगा।
अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 12 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। ए एवाज, बी नासरुद्दीन महमूद, सी अली मर्दान, डी मलिक जानी। ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। जब इल्तुतमिश अभियान करते हैं बिहार पर तो एवाज को पराजित कर देते हैं इसको, और एवाज को पराजित किया, लेकिन सूबेदार जो नियुक्त किया वह मलिक जानी को नियुक्त कर देते हैं। तो यहाँ आंसर जो है वह डी हो जाएगा साथियों 12 नंबर क्वेश्चन का। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1532, 1530, 1533, 1536। तो साथियों चुनार के दुर्ग पर इस समय शेरशाह का कब्जा था और काफ़ी संपत्तिशाली दुर्ग था, इसलिए हुमायूं ने अभियान किया, कई महीनों तक घेरा रखे रहा, और जब शेरशाह पराजित होने के कगार पर आया था तो हुमायूं ने संधि कर लिया। इसलिए हुमायूं की यह राजनीतिक भूल माना गया और यह सब हुआ था 1532 में साथियों। तो ए इसका आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। अब 14 नंबर क्वेश्चन आप देखें। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? टंका यह चांदी का बना था, ससगानी यह भी चांदी का बना था, जीतल यह तांबा का बना था। तो इस हिसाब से विकल्प जो है यहाँ पर ए आ रहा है, चांदी, चांदी, तांबा। तो यह हम लोग आंसर जो है यहाँ दे सकते हैं। यह उत्तर प्रदेश की परीक्षा में पूछा गया है, हो सकता है बीपीएससी में दोहरा दे, तो यह आपको ध्यान में रखना होगा 14 नंबर क्वेश्चन का। अब हम लोग साथियों 15 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ हम लोग देखेंगे, इस साइड में है 15 नंबर क्वेश्चन। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत से यह क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंशों ने शासन किया था साथियों, और तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो वह था 1398। 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था, और इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप तुगलक वंश को बहुत ही हानि उठाना पड़ा, और इस तुगलक वंश के बाद सैयद वंश की स्थापना हो गई साथियों। तो 15 नंबर क्वेश्चन का हम लोगों का आंसर जो है वह बी हो जाएगा। लोधी वंश के संस्थापक जो थे वह बहलोल लोधी थे। तुगलक वंश के संस्थापक जो थे वह गयासुद्दीन तुगलक थे। खिलजी वंश के संस्थापक जो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। सैयद वंश के संस्थापक जो थे वह खिज्र खां थे। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आप कि खालसा के संस्थापक गुरु कौन थे? हरराय, हरकिशन, तेग बहादुर, गोविंद सिंह। यह सिख आंदोलन से संबंधित है साथियों, और सिख आंदोलन में 10 गुरु का नाम आता है, जिसमें अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन इन्होंने खालसा की स्थापना किया था। वहीं यहाँ प्रश्न पूछा गया है, और सबसे लोकप्रिय थे, अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और पटना साहिब में इनका जन्म जो है वह हुआ था। तो यही हम लोगों का गुरु गोविंद सिंह जो है वह आंसर हो जाएगा साथियों। तेग बहादुर 9वें गुरु थे, जिनको औरंगजेब ने हत्या करा दिया। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने तेग बहादुर की हत्या करा दी? तो औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करा दिया। हालांकि यहाँ आंसर हम लोगों का डी होगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन आप देखें। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? प्रथम वायसराय पूछा जा रहा है। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। साथियों जब अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया प्लासी के युद्ध के बाद, तो शासन करने के लिए एक
अधिकारी की नियुक्ति की गई जिसको गवर्नर कहा गया, और बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 1773 का अधिनियम आया, और उस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 1833 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। 1857 का विद्रोह हुआ, और 1857 के विद्रोह के ठीक बाद 1858 का अधिनियम लाया गया, और उस अधिनियम के द्वारा वायसराय का पद जो है बनाया गया, और यह काल था लॉर्ड कैनिंग का। 1856 से लेकर के 1862 तक लॉर्ड कैनिंग थे, इसलिए आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड रिपन भारत के लिए बहुत सारा कार्य किए थे, इसलिए इनको सज्जन रिपन कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जमींदारी व्यवस्था या अस्थाई व्यवस्था के लिए याद किया जाता है साथियों। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पामस्टर्न, एटली, ग्लैडस्टोन। तो 1857 का जब विद्रोह हुआ तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टर्न थे, और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा। चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था साथियों, परीक्षा में पूछा जाता है अर्धनंगा फकीर। क्लीमेंट एटली का नाम यहाँ दिया हुआ है। इन्हीं के समय में भारत को आज़ादी जो है वह प्राप्त हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर गफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दिया? हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। तो साथियों हेनरी विवियन डेरेजियो यह यंग बंगाल आंदोलन का संस्थापक था। बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, तो याद रखिएगा यंग बंगाल आंदोलन का संस्थापक थे डेरेजियो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह के बहुत बड़े समर्थक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। केशव चंद्र सेन इन्होंने, और आत्माराम पांडुरंग का नाम आता है, मिल करके प्रार्थना समाज की स्थापना किया था, और हिंदू कॉलेज की स्थापना में सहयोग देने वाले में नाम आएगा राजा राम मोहन राय का। डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और राजा राम मोहन राय को हम लोग जानते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता इनको कहा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। यह बीपीएससी में पूछ दिया गया है, हो सकता है दोहरा दिया जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग रखे हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो डी यहाँ आंसर होगा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। साथियों यहाँ एक दो बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि इसकी स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था 1876 में। इसकी स्थापना की गई थी साथियों कलकत्ता में, इसलिए नाम है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। कभी कभी आपको इंडियन एसोसिएशन ऑफ बंगाल भी दे दिया जाएगा, तो वह भी आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही होगा। कभी कभी क्या देगा, केवल इतना देगा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी यहाँ आंसर देना है आपको। यही हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन है। अब आप 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा? गोवर्धन राम एम त्रिपाठी, मुंशी प्रेमचंद्र, फकीर मोहन सेनापति, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हम लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाटक को लिखा था। 22 नंबर क्वेश्चन है,
भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो साथियों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का एक्ट, 1813 का एक्ट। हम लोगों ने अभी चर्चा किया था 1773 का एक्ट का। उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया और रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ सुधार किया गया। उसके बाद 1786 का एक्ट तुरंत आ गया और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। 1813 का एक्ट जो यहाँ पर है, इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार का अधिकार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सुरक्षित था। अब साथियों, हम लोग 22 क्वेश्चन के बाद अब 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और यह क्वेश्चन हम लोग का यहाँ आएगा। देखिए यहाँ है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, यही लोग सदस्य थे। इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पैंथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे और वह लोग आते हैं, सभी लोग से मिलते हैं, अपनी योजना को प्रस्तुत करते हैं और योजना के पक्ष में पूरी तरह से महात्मा गांधी थे। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा का भी गठन किया गया था। सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष कहा जाता है। साथियों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऐसे भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने अंतिम समय तक भी भारत के विभाजन को स्वीकार नहीं किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में आप लोग सब कोई जानते हैं कि जब अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ था तो इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? साथियों, 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ और उस मुस्लिम लीग के अधिवेशन के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो यह भी पूछा जाता है। और इसी लाहौर अधिवेशन में पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 राष्ट्रों का सिद्धांत दिया था और इसी अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग किया गया। तो आंसर यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान शब्द का जनक चौधरी रहमत अली थे। तो यही 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन है एक, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते लेकिन अस्तर नहीं? तो यहाँ नाम दिया गया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, बी.डी. सावरकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। हम लोग सब कोई जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, जब पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ तो प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। बी.डी. सावरकर एक क्रांतिकारी भारतीय थे जिन्होंने अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किया था। यहाँ कथन से क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें अंबेडकर साहब आंसर हो जाएगा ए 25 नंबर क्वेश्चन का। अब आप 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई और मणिबेन पटेल। तो जब महात्मा गांधी चंपारण आते हैं 1917 में और पहला आंदोलन उनका
सफल हो गया। तो बहुत सारे बिहार के नेता उनके साथ थे, सहयोग कर रहे थे। तो राजेंद्र प्रसाद थे ही, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, महादेव देसाई भी थे, विनोबा भावे का नाम आ जाता है, बाबा नरहरि पारिक का नाम आ जाता है। लेकिन यह विकल्प जो दिया गया है तो महादेव देसाई और मणिबेन पटेल भी दिया गया, तो यह हम लोगों का नहीं होगा, यह सी आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। राजेंद्र बाबू का नाम यहाँ भी है, लेकिन यहाँ जवाहरलाल नेहरू का नाम है, यहाँ वल्लभ भाई पटेल का नाम है, तो यह लोग नहीं थे। तो सी हम लोगों का यहाँ आंसर हो जाएगा। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? 1927, 28, 29, 31। तो साथियों, साइमन कमीशन का गठन लंदन में 1927 में हुआ, लेकिन पूछा जा रहा है किस वर्ष भारत आया, तो 1928 में यह भारत आया था। एक क्वेश्चन और बनेगा कि भारत में इसका सभी जगह विरोध किया गया, क्यों? क्योंकि इस आयोग में कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, इसीलिए साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया गया और इसका बहिष्कार किया गया। इसी बहिष्कार के क्रम में लाहौर में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, लाठी से प्रहार उन पर कर दिया गया, और जिसके चलते 1928 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो हम लोगों का यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आप देखें, 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुआ था? लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद, कराची। तो साथियों, खिलाफत आंदोलन 1920 में चलाया गया था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष गांधी जी को बनाया गया, और यह आंदोलन आगे चल करके असहयोग आंदोलन में मिल जाता है। इसी के लिए इलाहाबाद में एक सभा का आयोजन जो है वह किया गया था। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1920, 1924, 1928, 1930। तो साथियों, जब असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने समाप्त कर दिया, तब यहाँ क्रांतिकारी विचारधारा के कुछ लोग निकल करके सामने आए, और इसी में सचिंद्र नाथ सन्याल का नाम आता है। सचिंद्र नाथ सन्याल, उन्होंने 1924 में कानपुर में गुप्त क्रांतिकारियों का एक सम्मेलन किया, और उसी कानपुर नामक स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कर दी गई। यह क्रांतिकारी संगठन था, काफ़ी महत्वपूर्ण, और सचिंद्र नाथ सन्याल इसके संस्थापक थे। यही संगठन आगे चल करके 1928 में समाजवादी शब्द इसमें जुट गया। हिंदुस्तान यहाँ जुड़ा साथियों, सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और उसके संस्थापक अगर पूछ दे तो वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आ जाता है, और उन्होंने 1928 में इसकी स्थापना किया था। स्थापना का मतलब उसमें समाजवादी शब्द जो है वह जोड़ दिया गया। 29 के लिए हम लोगों का आंसर जो है 1924 हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने 1914-15 में प्रस्तुत किया था। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित था। तो पूछ रहा असत्य है, तो यह दोनों सत्य है। अब आगे हम लोग देखते हैं साथियों, यहाँ क्वेश्चन यह विकल्प है सी, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग
अधिक शक्तिशाली था, यह भी सही है। और तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही। तो यह जो चौथा विकल्प है ना, डी, यह गलत है। यही हम लोगों का डी जो है वह आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ देखें 31 नंबर क्वेश्चन, नाना फडणवीस का बचपन का नाम क्या था? बाजीराव, माधव, गायकवाड़, बालाजी जनार्दन भानु, शिवाजी द्वितीय। साथियों, नाना फडणवीस, इनको मराठों का मेकियावेली कहा जाता है। बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे, इसलिए मराठों का मेकियावेली नाना फडणवीस को कहा जाता है। और इनका मूल नाम या बचपन का नाम जो था वह बालाजी जनार्दन भानु था। तो यही सी जो है 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह तो आसान क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता है। भारत में पहली बार रेल लाइनों का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? सबसे पहले हम लोग यह चर्चा करें कि भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। डलहौजी ने बहुत सारा अच्छा कार्य किया, लेकिन विलय का सिद्धांत ला करके उसने बहुत बड़ा गलती कर दिया था और उसी के लिए आलोचना भी किया जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में पहली बार रेल चलाया गया और वह 1853 में चलाया गया साथियों। और यह 34 किलोमीटर की दूरी में चलाया गया था। इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी नामक ट्रेन चलाया गया था। कहाँ से कहाँ? तो मुंबई से थाने के बीच। ए इसका आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। अब 33 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वेदों का पुनरुत्थान किसे कहा जाता है? मतलब वेदों का पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? रामकृष्ण परमहंस, रामानुज, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। हम लोग जानते हैं कि एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, बार बार दोहराया जाता है परीक्षा में, वेदों की ओर वापस लौटो। और वह आप सभी लोग जानते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का वह कथन है। और यहाँ आंसर भी स्वामी दयानंद सरस्वती ही होगा। यह स्वदेशी के बहुत बड़े समर्थक थे, वेद के बहुत बड़े समर्थक थे। 1875 में इन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया था। रामकृष्ण परमहंस बंगाल के बहुत बड़े संत के रूप में स्थापित थे और इन्हीं के नाम पर स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ या रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था साथियों। तो रामानुज के बारे में हम लोग जानते हैं, मध्यकाल से यह जुड़े हुए हैं और इन्होंने ही दक्षिण भारत में सबसे पहले भक्ति आंदोलन की शुरुआत किया था। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? नैनी, यरवदा, सेलुलर, आगा खां पैलेस। सर यह साथियों यह क्वेश्चन जो है यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पूना के यरवदा जेल में कैद किया गया था। इसी को इन्होंने मंदिर कहा है। बी आंसर हो जाएगा। यह आगा खान पैलेस जो इसमें लिखा हुआ है साथियों, तो भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में शुरू किया गया था तो वहाँ उस आंदोलन के समय में गांधी जी को आगा खां पैलेस में कैद किया गया था। तो यहाँ आंसर जो है हम लोगों का यरवदा जेल जो है, बी आंसर हम लोगों का हो जाएगा। अब 35 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने किया? जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो सीमा का निर्धारण करना था, तो रेड क्लिफ इन्हीं को नियुक्त किया गया था। इसीलिए इन्हीं के नाम पर इस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, जो भारत
और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा माना जाता है। तो 35 का बी हम लोगों का आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रभक्ति गीत ये मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी किस कवि के द्वारा लिखा गया? जावेद अख्तर द्वारा, प्रदीप द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, मैथिली शरण गुप्त द्वारा। तो यह तो आसान क्वेश्चन है और आप लोग जानते होंगे, कवि प्रदीप का नाम आता है, उन्हीं के द्वारा इसकी रचना जो है वह की गई है। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दिया था? याज्ञवल्क्य शास्त्रार्थ के बारे में बहुत अधिक जानकारी रखते थे और वह राजा जनक के दरबार में आते हैं, चुनौती प्रस्तुत करते हैं, तो गार्गी का नाम आता है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य के चुनौती को स्वीकार किया और शास्त्रार्थ में ऐसा माना जाता है पुस्तक के अनुसार कि शास्त्रार्थ में गार्गी ने याज्ञवल्क्य ऋषि को पराजित कर दिया। इनके नाम पर गार्गी संहिता पुस्तक भी है। तो यही डी हम लोगों का यहाँ आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म से समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छेड़ा, यह वर्ग कौन थे? बौद्ध धर्म ने समाज के किन 2 वर्गों को अपने साथ जोड़ा था, जो बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन का संदेश था? इसका मतलब यह हुआ, वणिक एवं पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्धा एवं व्यापारी, स्त्रियां एवं शूद्र। तो यहाँ पर साथियों स्त्री एवं शूद्र, क्योंकि जात पात जो है बौद्ध धर्म नहीं मानता था। डी इसका आंसर हो जाएगा। अब साथियों 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, जो इधर है हम लोगों का क्वेश्चन, आप यहाँ देख सकते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? उत्तर प्रदेश की परीक्षा में यह पूछा गया है। दिव्य वंदना, दोहा कोसा, वज्र छेदिका, वाम सात पाकिसनी। साथियों यहाँ वास लिखा गया है लेकिन वाम होगा, म पढ़िएगा उसको, तो डी यहाँ आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ म के बदले स हो गया है, तो पढ़ना है वाम सात पाकिसनी। यही सबसे बाद वाला ग्रंथ है विकल्प के अनुसार। डी हम लोगों को यहाँ आंसर देना है। इसके बाद अंतिम हम लोगों का क्वेश्चन है, जो है बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? ए स्तूप, बी धर्मादेश, सी स्तंभ, डी एकास्मक। तो हम लोग सब कोई जानते हैं कि भगवान बुद्ध के पार्थिव शरीर पर अर्धचंद्र आकार का ईंट से निर्मित स्तंभ बनाया गया था और उसको स्तूप कहा जाता है। यही है स्तूप। बिहार में केसरिया का स्तूप जो है विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप माना जाता है और राजगीर का विश्व शांति स्तूप जो है वह जापान के सहयोग से निर्मित किया गया है। स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था और यह स्तंभ जो थे वह एकास्मक थे, इसमें कोई जोड़ नहीं होता था, जिस पर धर्म उपदेश का भी उल्लेख किया गया है। तो यही 40 क्वेश्चन था साथियों हम लोगों का, और आप निश्चित रूप से इसको देखिए या देखे होंगे तो इसको बनाने का भी प्रयास करना है जल्दी जल्दी। और जो महत्वपूर्ण मैंने यहाँ व्याख्या किया उसका नोट भी आप कर सकते हैं, उससे संबंधित बहुत सारे तथ्य हम लोगों ने बतलाया। तो बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मैं और विषय का भी क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के सामने आऊँगा और पहले के समान जो वीडियो दिया जा रहा है वह भी दिया जाएगा आप लोगों को, क्योंकि जो शुरुआत किया गया है वह चलता रहेगा। कभी कभी लेट हो जाता है लेकिन बहुत सारा प्रक्रिया से गुजर करके वीडियो का निर्माण किया जाता है साथियों। वीडियो एक बनाया जाता है समय निकाल करके, और पूरी टीम है तो सभी टीम का सामंजस्य जब उसमें रहता है
और उनके पास समय रहता है तो तुरंत हम लोग वीडियो दे देते हैं, एक दिन में 2 दे देते हैं। कभी कभी लेट हो जाता है तो उसको अन्यथा नहीं लीजिए। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि कुछ भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। हम ये नहीं कहते कि 100% आप मेरे ही पढ़ करके हो जाइएगा, मेरे ही बताने से हो जाइए। कुछ थोड़ा बहुत अगर आप लोगों का हेल्प हो जाता है तो उसी में हम लोगों की टीम को बहुत अधिक खुशी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।